नमस्कार, बजट रियल एस्टेट पे आपका स्वागत है। बजट पेश हो चुका है और हम बैक टू बैक आपके लिए शोज कर रहे हैं कि बजट में अलग अलग सेक्टर्स को क्या मिला, और अब बारी है कि हम बात करें कि रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट से क्या मिला है। अब सीधे तौर पे देखें तो एक बड़ा ऐलान जरूर हुआ है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुआ है, जहां पर 66% बजट एलोकेशन को बढ़ा दिया गया है और करीब करीब 70,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है, उसका आवंटन किया गया है। इसके बहुत बड़े मायने हैं, आगे चल के अब बात करेंगे। कुछ और एक दो ऐलान है, लेकिन रियल एस्टेट के लिए कई बार जो सीधे ऐलान होते हैं उसके अलावा जो दूसरे ऐलान होते हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्चा होने वाला है, शहरों के विकास पे कितना खर्चा होने वाला है, उन शहरों में होने वाले जो अलग अलग काम हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से साफ सफाई तक की, उन चीज़ों पर क्या होने वाला है, वो जितने भी बजट एलोकेशंस होते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट आता है रियल एस्टेट सेक्टर पे। और आज तो कमाल भी हुआ है कि यहाँ पर वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को कहें एक तोहफा दिया है न्यू टैक्स रिजीम में। बातें उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा घर खरीदार के ऊपर, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी होगा। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे, समझेंगे एक अलग पर्सपेक्टिव से रियल एस्टेट को क्या मिला है इस बजट से। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। राजन बंदिलकर साहब प्रेसिडेंट नैरेडको कार्यक्रम में हैं, हर्षवर्धन पटोदिया प्रेसिडेंट क्रेडाई कार्यक्रम में जुड़ेंगे, अनुज पुरी साहब मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, एमडी एनारॉक, और श्री गोपाल काबरा एमडी आरआर ग्लोबल हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इंडस्ट्री लीडर्स से मैं शुरुआत करता हूँ। राजन साहब, बजट के पहले भी हमने बातचीत की थी, उम्मीदें हर बार बहुत रहती हैं, लेकिन आपकी उम्मीदों पे बजट कैसा रहा रियल एस्टेट की संदर्भ में अगर बात करें? विपिन जी, ये अमृत महोत्सव का ये आम आदमी का बजट है। मैं जानता हूं कि रियल एस्टेट वाले उतने खुश नहीं होंगे, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि फरवरी के महीने में आम आदमी को बोनस दिया है निर्मला सीतारमण जी ने और मोदी जी ने। बोनस इसलिए कि जो टैक्स, जो आम आदमी जिसकी तनख्वाह 12 से 15 लाख के अंदर होता है, उसको उसका एक महीने का तनख्वाह जितना टैक्स में रिबेट मिला है। ये बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप देखो तो अपना मेजर पॉपुलेशन इसमें पड़ता है। अब इसका बेनिफिट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट यह है कि जब उस आदमी के पास कम से कम 1 लाख रुपया बचेगा एडिशनल, तो वो जब घर खरीदता है तो उसके लिए हर महीने 10,000, तो 10,000 मतलब वो जो आम आदमी जब घर खरीदता है तो उसको तकलीफ होती है 4 से 5 लाख रुपए की बजट। हर टाइम वो देखता है कि जो 1 बेड लेना चाहता है उसको, वो चाहता है कि 2 बेड लो, तो उसको 8-10 लाख रुपए का ही फर्क है। तो 8-10 लाख रुपए की 100% उसको लोन ज्यादा मिले। ये तो पहले मैं कहता हूं कि आम आदमी की तरफ से जो इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, डायरेक्ट नहीं हुआ है। अब डायरेक्ट बेनिफिट अगर आप देखो पीएमएवाई के हमने एक मांग रखी थी, अगर आपको याद होगा तो जब हमने आपसे बात की थी तो हमने बोला कि पीएमएवाई को ये चालू करेंगे, और 100% इन्होंने चालू किया। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ, इन्होंने 79,000 करोड़ किया है, जो 2/3 पहले से उसको राइज दिया हुआ। ये बहुत ही अच्छी वेलकम हुआ है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हुआ और आपकी एरिया इर्द गिर्द अच्छा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो लोग पहले तो मुंबई में रहते थे, अब मुंबई से एमएमआर में आ गए, पनवेल आ गए, अभी नहीं रायगढ़ डेवलप हो रहा है। ये तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ऐसे हर एक स्टेट में टायर 2 और टायर 3 सिटीज डेवलप होने लगे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो गया तो रियल एस्टेट 100% डेवलप होगा। तीसरी बात, जो मिडिल स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो क्रेडिट गारंटी लिंक स्कीम थी, इसमें 2 लाख करोड़ बहुत होता है, और इसमें भी उन्होंने ब्याज में भी 1% कटौती की है। चौथी बात मैं कहूं, क्योंकि मैं गिनाते रहूंगा कि आपको लगेगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि बजट में नहीं मिला, लेकिन 100% डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट बहुत ही मिला है। कि स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, और वो उन्होंने कहा है कि ये लोन 1 साल में ही इंफ्रास्ट्रक्चर में ही खर्चा होना चाहिए, और इसका रिपेमेंट 50 साल में। अगर आप देखो तो आज जो पैसे दे रहे हैं वो 50 साल के बाद में ना के बराबर ही वापस करना है। मतलब हर साल 2%, एवरेज अगर अपन पकड़े तो 2% होता है। आम आदमी जिसको रेलवे में वगैरह जाना रहता है, रेलवे में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ तक का निवेश कर रहे हैं। और अगर आप देखो तो रियल
एस्टेट में जो हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव्स वगैरह, जो सीआरजेड का प्रॉब्लम है, तो उसको भी इन्होंने बजट में एड्रेस किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि आज जितनी भी जगह पर अपने को लग रहा है कि वाटर लॉगिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो सिटीज में, इसमें 100% बेहतर हो जाएगा। और एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूं कि सॉलिड वेस्ट पे इन्होंने 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट को बेनिफिट दिया हुआ है। और ग्रीन एनर्जी, जो आज अपन ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं हर एक जगह पर, तो ग्रीन एनर्जी के लिए भी प्रोत्साहन दिया हुआ है। ठीक है, तो राजन साहब ने बहुत डिटेल में बजट की स्टडी की लग रहा है और वो सारे पॉइंट्स रखे। अनुज जी, मुझे बताइए कि हाँ ठीक है, रियल स्टेट की बहुत उम्मीदें रहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार वो उम्मीदें एज इट इज़ उनके टर्म्स में पूरी हो। लेकिन जो ये दूसरे ऐलान होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम चीज़ें, राजन जी भी जिनकी बात कर रहे थे, क्या इसका वाकई में रियल स्टेट को फ़ायदा मिलता है? 100% विपिन, 100% मिलता है। इसमें 3-4 चीज़ों का है। एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डालते हो तो लार्ज लैंड पार्सल्स खुल जाते हैं। आज बॉम्बे में देखो प्रॉब्लम क्या है रियल एस्टेट की प्राइसिंग की, कि 70-80% जो है वो लैंड की प्राइस है, लैंड की कॉस्ट है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डाल देते हो तो लॉट्स ऑफ लैंड पार्सल्स ओपन अप। अगर जैसे आप कभी भी एरोप्लेन से लैंड कर रहे हो, 4-5 मिनट पहले देखना आप, इतनी लैंड है इतनी लैंड है, बट बिकॉज वो कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए वो हम जितनी भी लैंड खुलती है वो इतनी महंगी बिकती है। जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर डलेगा वो लार्ज लैंड पार्सल्स खुल जाएंगे, लैंड के दाम जो है वो कम हो जाते हैं, पेरिफेरल में हो जाते हैं, लोग रहना लग जाते हैं। जैसे राजन ने अभी करेक्ट बोला कि रायगढ़ शुरू हो गया, ऐसे सेवरल अदर प्लेसेस। सो पहली बात वो है। सेकेंड इज विपिन, इसमें इंडस्ट्रियल को फायदा होता है, वेयर हाउसिंग को फायदा होता है। थर्ड है जैसे डिजिटल बोला, डिजिटल में IT इंडस्ट्री को इंडिया की बहुत फायदा होता है, उससे ऑफिसेस का हमारे को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है। चौथा, इन्होंने टियर 2 टियर 3 टाउन पे काफ़ी फोकस दिया है। और मेरे को ये लगा कि ये कोविड का एक आफ्टर रिएक्शन है कि लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन बैक टू टियर 2 टियर 3 टाउन्स। सो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज ईयरमार्क्ड 10,000 crores एंड सेड इज आप म्यूनिसिपल बॉन्ड्स रेज कर सकते हो कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टियर 2 टियर 3 के अंदर उसको इंप्रूव कर दो, ताकि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको और कंफर्ट हो जाए और वो नेसेसरली टियर 1 में वापस नहीं जाए। सो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको काफी मिलता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो। एक डेफिनेटली एक नेगेटिव आया है, वो मे बी हम बात करेंगे एट सम स्टेज, कि जो हमारे पास कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन मिलती थी वो आज की डेट पे 10 करोड़ पे लिमिट कैप हो गई है। तो डेफिनेटली जो लग्जरी बिकता था, माल जो बिकता था, एंड बॉम्बे में बहुत जबरदस्त बिक रहा था, वो डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल वुड मेक कैपिटल गेन्स ऑन द स्टॉक मार्केट एंड वो इन्वेस्ट करते थे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर। 28% उसके अंदर बेनिफिट मिलता था। विपिन 28% तो आप 50 करोड़ का खरीदते थे या 100 करोड़ का खरीदते थे या 20-30 करोड़ का खरीदते थे घर, तो 28% उसका मिलता था। आज की डेट पे वो कैप हो गया 10 करोड़ पे। सो वो डेफिनेटली एक वित्त मंत्री को यहाँ लगा कि 10 करोड़ वो रकम है जिसके ऊपर शायद बचाने की जरूरत नहीं है, तो वो एक सेटबैक जरूर होगा। जो लग्जरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट था वहां पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। हर्षवर्धन जी, तो ये तो वो कुछ बातें हो गई, लेकिन एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑलमोस्ट 66% की जो बजट इंक्रीज है, 70,000 करोड़, बहुत बड़ी रकम होती है। इसका क्या असर देखते हैं आप? क्या इससे इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट मिलेगा? और खासतौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी बात होना थोड़ा कम हो गई थी पिछले 1-2 साल में, वो फिर से उभर कर आएगी? विपिन जी, अफोर्डेबल हाउसिंग को डेफिनेटली बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। 79,000 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है, परंतु ये जो रकम है इसका यूज बेसिकली गवर्नमेंट हाउसिंग और पब्लिक हाउसिंग के ऊपर ही होने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली बेनिफिशियल टू द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ आवर सोसाइटी। एक्सट्रीम EWS LIG को ही बड़ा इम्पैक्ट होगा और इससे पूरे देश में अफोर्डेबल हाउसिंग का बड़े रूप से संचार भी होगा एंड पूरे सोसाइटी को इसका बेनिफिट होगा। बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग वालों जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग मिलती है, इसमें सोशल इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ एंड एक अलग साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इसका होता है। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा मूव है कंट्री में इंक्लूजन का और लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का बहुत बड़ा ये मूव है। एंड इसके लिए आई कमेंड द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल द प्राइम मिनिस्टर फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस पॉलिसी under PMAY for allocating such a huge amount of money.
हर्ष जी, क्या थोड़ी निराशा हुई? आप भी चाहते थे, इंडस्ट्री बॉडी पूरी चाहती थी यहाँ पर कि जो रेंटल हाउसिंग है उसको लेकर भी कुछ ऐलान होता, पर वो आता दिखा नहीं। इस बजट में शायद नहीं है, तो वी विल हैव टू मेक आवर केस मोर स्ट्रॉन्गर, मे बी वी प्रेजेंट इन अ मोर काइंड ऑफ कन्विंसिंग वे टू द मिनिस्टर एंड सी हाउ वी कैन अचीव दिस, बिकॉज़ देयर इज डेफिनेटली नीड फॉर रेंटल हाउसिंग बूस्ट इन द कंट्री। जी जी, जरूर। तो आगे आने वाले बजट्स में नजर रहेगी उस पर। श्री गोपाल जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, वो ये कि देखिए, अभी राजन साहब भी बोल रहे थे कि जो नई टैक्स रिजीम है उसका फायदा ये होगा कि एक डिस्पोजेबल इनकम आएगी बहुत सारे यंगस्टर्स के हाथ में जो नई नौकरी कर रहे हैं या मिड में है अपने करियर के। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक तरह का डिस्करेजमेंट है ओल्ड टैक्स रिजीम को, जहां पर आपको ब्याज पर छूट मिलती थी होम लोन के, प्रिंसिपल पे भी मिलती थी। तो क्या इंपैक्ट आप देखते हैं? मतलब इसके ये 50-50 टाइप का मामला है, लेकिन इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा? क्या नए लोग थोड़ा डिस्करेज होंगे घर खरीदने से, सोचेंगे ही नहीं कि मुझे घर उस पर्सपेक्टिव में खरीदना है, या फिर जो डिस्पोजेबल इनकम हाथ में आ रही है पहली थॉट यही होगी कि चलो पहले घर ले लेते हैं? कैसे समझें इसको? नहीं, इसमें लोग डिस्करेज तो नहीं होंगे, क्योंकि देश में एक माहौल बन गया घर लेने का। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ये इससे क्या होता है कि एक तो गरीब लोगों को घर मिल रहा है, वो हो गया, लेकिन देश में बिकॉज ऑफ ये सबको घर का जो प्रधानमंत्री का नारा है, उसके कारण से जो देश में एक माहौल बना घर का, और कोविड के हिसाब से जो लोगों को घर का महत्व समझा है, एक अच्छी बात है। लेकिन जो दो चीज जो होनी चाहिए थी बजट में और आगे चल के वापस जो न्यू टैक्स रिजीम में, मेरे को लगता है दो चीज मिस हो रही है कि ये जो हाउसिंग के लिए जो लोन है वो एग्जाम्पशन को कंटिन्यू करना चाहिए, और दूसरा ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट में जो डोनेशन का जो इसमें एग्जाम्पशन बंद हो गया न्यू रिजीम में, तो देश में जो वापस जो ये दान देने की प्रवृत्ति, पहले कंपनियों में अपना कम हो गया क्योंकि आप न्यू रिजीम में चले गए, कंपनी की इनकम काफी होती है, इंडिविजुअल में हो गया है। तो ये दो चीज का वापस मेरे को लगता है कि ठीक है, न्यू रिजीम इज गुड, लेकिन ये दो चीज में एग्जाम्पशन देना चाहिए, क्योंकि इसका एक लालच होता था आदमी को। इसी कारण से लोगों की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होती थी, और मेरे को ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट से ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता है। तो इस पे वापस मैं रिक्वेस्ट करूंगा केड़ाई और नेहरू को, दोनों से, साथ में अनुज जी इतने विद्वान है, कि सरकार से टैक्स रिजीम में ये दो चीज के लिए हमको डिमांड करनी चाहिए। और लेकिन ये इसके कारण से जो पैसे बच रहे एक्स्ट्रा, वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो रहा है, लेकिन वो हाथ में कुछ नहीं आ रहा, उतना का उतना ही रह रहा है। गोल घुमा के हम वही के वही खड़े थे। टैक्स हमने मेरा खुद का भी देखा, जो न्यू रिजीम में और पुराने रिजीम में जो हाई इनकम टैक्स में हम लोग जो है, जो 42.5 का 39 हो गया है, लेकिन उसमें उल्टी का कुछ ₹1 का फायदा नहीं हो रहा है। जी हाँ, वो कैलकुलेशन है अलग कि जैसे जैसे इनकम के ब्रैकेट ऊपर जाएंगे तो वो डिफरेंस कम होता जाएगा, लेकिन जो न्यू एंट्रेंट्स हैं शायद उनके लिए वो आकर्षक लगेगा। अनुज जी, आप क्या कहेंगे? यही सवाल है, मैं भी इसके बारे में सोच रहा था कि एक तरफ रहता है बहुत सारे लोगों को कि मैं होम लोन लेता हूं और उस पर फिर मुझे टैक्स में बचत होती है, तो वो एक इंसेंटिवाइज करने का तरीका है और शायद एक कैरेट है एक तरीके की, वो हटेगी तो क्या थॉट प्रोसेस थोड़ी बदलेगी? मेरे को लगता है विपिन, जो राजन ने बोला ना, बिल्कुल ठीक बोला था उस टाइम पे, कि जैसे डिस्पोजेबल इनकम हाथ में ज्यादा हो जाती है ना, वन ऑफ द थिंग्स दैट दे वांट इज वो कंजम्पशन की तरफ मूव जाता है, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट दे वांट इज हाउसिंग, क्योंकि उसके अंदर पैसा उनके पास ज्यादा बच जाता है। तो द थॉट इज कि ये जो हमारा पैसा बचा, इससे या तो मैं थोड़ा और अपग्रेड कर लूं अपना घर, 1 बेडरूम से 1.5 कर लूं, या 1.5 से 2 बेडरूम कर लूं, या जो रेंट पे होते हैं उनकी हिम्मत हो जाती है कि जाके हम इसको खरीदने लग जाएं। सेकंड है सर कि काफ़ी सोसाइटी जो है ना वो कंप्लाइंट हो जाती है, क्योंकि अभी आप देखिए टैक्स के रिजीम्स कम आ गए, रीजनेबल हो गई, तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो इंटाइटल्ड नहीं होते होम लोन के, उनके पास टैक्स की रिटर्न ही नहीं होती है। सो वो सडनली आप बोलेंगे कि भाई ये तो अब बहुत कम है हमारे को टैक्स देना, 20,000, 30,000, 40,000 एट द एंट्री लेवल ऑफ 7 लाख रुपया, सो लेट्स स्टार्ट टू डू दैट इज, तो वो कंप्लायंस हो जाती है, प्लस हमारे लिए होम लोन उनको दिलवाना आसान हो जाता है। अदरवाइज ऐसे वाले लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं या अफोर्डेबल हाउसिंग में होते हैं, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट their ability to buy, biggest problem है उनको होम लोन ही नहीं मिलता, बिकॉज उनके पास टैक्स रिटर्न्स ही नहीं होती। तो मेरे को ऐसे लगता है कि द सेकंड बेनिफिट विल बी इज, क्योंकि ये टैक्स के रेट्स नीचे आए तो एंट्री लेवल के लिए लोगों को थोड़ा सा आसान होगा। थर्ड इज डेफिनेटली मिडिल लेवल के लिए, मिड लेवल के अंदर, उसके अंदर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी, तो देयर इज डेफिनेटली एन इनकरेजमेंट। पर दो और बेनिफिट डायरेक्ट भी दिए थे इन्होंने विपिन, एक तो गिफ्ट सिटी का,
वो हर बारी गिफ्ट सिटी रहा है 4-5 साल से, आपने नोटिस किया हुआ है. दिस टाइम इट वाज बिग दिस थिंग, क्योंकि दे हैव बिकम लाइक अ सेल्फ रेगुलेटर एज फार एज द SEZs आर कंसर्न्ड एंड सेवरल अदर बेनिफिट्स. एंड द अदर वन इज रीट के ऊपर. ओके. अगर आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगे ना तो रीट के ऊपर इम्पैक्ट है. जो कैपिटल रिटर्न आती थी उस पर पहले टैक्स नहीं दिया जाता था. ओके. अभी वो टैक्सेबल हो गई है एज इफ दिस इज जनरल इनकम ओके. टू यू. सो 2 टैक्सेस पड़े हैं इस बार. तो ये रीट पे क्या इंपैक्ट डालेगा? ये रीट पे होगा कि आपको अभी पार्टली मिलता था डिविडेंड जिसके ऊपर टैक्स लगता था, पार्टली मिलता था अमोर्टाइजेशन ऑफ योर कैपिटल जिस पे टैक्स नहीं लगता था. अब टैक्स लगेगा उस पार्ट पे भी. तो 2 टैक्स न्यू आए हैं. एक है जो 10 करोड़ की कैप हो गई है, और एक है रीट के ऊपर जो आपको कैपिटल रिटर्न मिलती थी फ्रॉम टू द यूनिट होल्डर, वो पहले टैक्सेबल नहीं थी. अब यूनिट होल्डर के हाथ पे एज रेगुलर इनकम, अगर मेरी जो टैक्स ब्रैकेट है अगर 35% की है तो मेरे को 35% उसके ऊपर टैक्स लगने लग जाएगा. राइट. तो क्या इससे थोड़ा डिस्करेजमेंट होगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रीट्स को तो प्रमोट करने की बात है, थोड़ा और बढ़ावा देने की बात है, और दूसरी जिस लग्जरी हाउसिंग की हम बात कर रहे थे, खैर उसमें वित्त मंत्री का अपना नजरिया हो सकता है. तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ से ये बजट रियल एस्टेट के लिए और क्या दशा और दिशा तय करेगा, और जिस इम्पैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं क्या वो बड़े इम्पैक्ट है, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है रियल एस्टेट पर या नहीं. ये सारी बातचीत इस ब्रेक में. वेलकम बैक. बजट में रियल एस्टेट को क्या मिला, इस पर हो रही है हमारी चर्चा. हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, तो चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. तो राजन साहब, जो हम बात कर रहे थे कि एक LTCG 10 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी पे अब वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और या कहीं और से आपको कोई इनकम हो रही है उस पर जो आपको गेन होता था उसका बेनिफिट इन्वेस्टमेंट करने पर नहीं मिलेगा. जो अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड लेवल हाउसिंग उनकी बात हम करते रहे, लेकिन 1-2 साल से हमने देखा था कि बाजार को चलाने में जो हाई एंड हाउसिंग थी या लग्जरी हाउसिंग थी उसका काफी हाथ था. क्या यहां से थोड़ा सेटबैक आएगा? सर 100% आएगा, और वो सेटबैक मैं कहता हूं कि मेजर मेट्रोस में आएगा. क्योंकि अगर आप मेजर मेट्रोस में देखो ना, तो सारे घर, स्पेशली अगर आज मुंबई में देखो तो मुंबई में अगर आपको 10 करोड़ में मुश्किल से ही कुछ मिलता है, ऐसी हालत है. अगर लग्जरी सेगमेंट में आप जाओ तो, और ये जो मकान जो भी लेते हैं ना, वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट को ही एनकैश करके मकान लेते थे, क्योंकि किसी के पास भी हार्ड या लिक्विड कैश कोई नहीं रखता है. तो वो लोग का जो एसेट होगा या शेयर्स होंगे या जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट को वो लोग लिक्विडेट करते थे और अपना मकान लेते थे. तो आज इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि लोग जो आज लग्जरी सेगमेंट काफी लोग बना रहे थे ना, तो ये डेवलपर सोचने लग जाएंगे कि और लग्जरी बनाना कम करेंगे, बंद करेंगे, या थिंक करके बनाएंगे. लेकिन इसका दूसरा एडवांटेज ये होगा कि जो रेंटल है, कि जब अगर आदमी मकान नहीं खरीदता है तो वो रेंट पे रहता है, क्योंकि जिसको जिस एरिया में रहना है, लग्जरी में रहना है तो लग्जरी में ही रहने वाला है. तो लग्जरी के एरिया में रेंटल्स बढ़ते जाएंगे. ये हो गया लग्जरी की बात. लेकिन जैसे आपने कहा कि हम चाहते थे कि इसमें जब ये लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट ये लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भर के दिया हुआ है. तो हमारी दरखास्त है, और थोड़ी दिल में नाराजगी ये है कि अगर हमने इस टाइम सिर्फ कंज्यूमर के लिए मांगा था कि कंज्यूमर को जो सेक्शन 24 में जो उसको डिडक्शन मिलता है, तो पहले घर के लिए टोटल माफ करना चाहिए, जिसके वजह से 100% जो आदमी घर नहीं लेता हुआ वो भी लेता है. क्योंकि अगर मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया, अगर एक कोई ऑफिस आप किराए पे मतलब परचेस करते हो और उसका अगर इंटरेस्ट होता है, तो आपको टैक्स में जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसको पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है. जबकि आप मकान खरीद रहे हो, और ये मोदी गवर्नमेंट का नारा है कि हाउसिंग फॉर ऑल, हर आदमी के सर के ऊपर वो छत देखना चाहते हैं. तो इसको ये लोग ने 100% करना चाहिए. और एक चीज, जैसे हर्ष पतोड़े ने बताया कि हमारे लिए यहाँ पर GST सबसे बड़ा पहलू है. हालांकि GST बजट में नहीं आता है, तो हम सरकार को ये कहेंगे कि आपने बजट में नहीं दिया हमको कुछ, तो हम चाहते हैं कि GST में तो कुछ ना कुछ दो, कि GST में काफी हमारी मांगे हैं. जी, GST वाला पॉइंट हमेशा से आता है, और काबरा जी उस पर अपनी राय भी रखते हैं. काबरा साहब, हालांकि अब GST थोड़ा अलग विषय हो जाता है, बजट से बाहर की चीज हो जाती है, लेकिन क्या वहां से काफी इम्पैक्ट पड़ता है और उसको रैशनलाइज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए. पहली बात तो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे, अगर इंग्लैंड में देखें या दुबई कहीं भी देखें, ये GST जो रियल एस्टेट में इनपुट नहीं मिलता है, ये चेन ही पूरी ब्रेक हो रही है. और इसके कारण से कैश कंपोनेंट्स का जो छोटे गांव में वापस काम चालू हो गया, ये तो गलत है अमेरिका से.
और इसके कारण से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो बिल्डर लोग भी जो माल खरीदते हैं, सस्ता वाला खरीद लेते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर खरीदता है, तो इसका पूरा इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे और सेफ्टी को देखते हुए काफी पड़ेगा। वापस सरकार से दरखास्त की जीएसटी को इसमें इनपुट टैक्स देना चाहिए और जीएसटी का जो कुछ भी बढ़िया तरह से कर सके बहुत आवश्यक है। जी हर्ष जी, आपकी कोई राय इस पर? हर्ष जी, आपसे सवाल। आवाज नहीं आ रही है। जी मैं पूछ रहा था क्योंकि जीएसटी की बात चल रही थी और ये बार बार निकल कर आता है, जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन है, और इंडस्ट्री इससे काफी परेशान रहती है। आप भी यही राय रखते हैं जो काबरा जी और राजन साहब कह रहे हैं? 100% ये राय है हमारी भी। जीएसटी रैशनलाइजेशन से रियल एस्टेट में कॉस्ट इंपैक्ट भयंकर रूप से बढ़ गया है। इनपुट जो नहीं मिल रही है, इसके कारण स्पेशली इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट तो बहुत ही बड़ा फर्क पड़ा है। एंड ये इनपुट इंडस्ट्री के लिए अति आवश्यक रिक्वायरमेंट है। जी ठीक है, वो हमेशा से एक बात आती थी। सर आप क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा परेशान करती है कम्युनिटी को, डेवलपर कम्युनिटी को, जो जीएसटी वाली चीज़ है? ये ठीक बोल रहे हैं। इसके अंदर विपिन के क्रेडिट मिलना चाहिए। जो काबरा साहब ने बोला कि वो ठीक बोला है, उसके अंदर कि इनपुट क्रेडिट इसका होएगा, अदरवाइज क्या कस्टमर ही बेयर कर रहा है। हाँ। इसका ब्रंट जो है कस्टमर ही बेयर कर रहा है। सो क्लियरली देयर हैज टू बी समथिंग मोर थॉट that needs to be applied, but आपने ठीक बोला कि ये बजट की बात नहीं है, it is beyond this thing. So at some stage जैसे राजन ने बोला कि हमारी रिक्वेस्ट है to the ministry कि एक बार आप इसको कंसिडर करें outside the budget. राइट तो चलिए, बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जैसे जीएसटी की बात हुई, लेकिन ये तो थोड़ा प्रीव्यू के बाहर चला जाता है, बजट के अब अलग है पूरा मामला उससे। एट लास्ट देखिए, रियल एस्टेट को कितना मिला कितना नहीं मिला एक अलग बात है, और हम कहते हैं कि रियल एस्टेट इतने सारे इंडस्ट्री को, दूसरी लाइट इंडस्ट्री को चलाता है, रोजगार देता है, तो जब वहां भी कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट भी रियल एस्टेट पे आता है। तो ओवरऑल बजट कैसा है? क्या ये हाउसिंग को बूस्ट करेगा? क्या ये लोगों के घर के सपने को पूरा करेगा? उस आधार पे मैं अपने सारे मेहमानों से इसके लिए मार्किंग देता हूं। अनुज जी से शुरू कर देता हूं मेरे साथ स्टूडियो में। सर 10 में से कितने मार्क्स आप इस बजट को देंगे? अमृतकाल का बजट इसे कह रहे हैं। तो ओवरऑल बजट को मैं 9.5 दूंगा। ओके, वेल रियली आई मीन, हमने बात नहीं करी, बट आप कैपेक्स वगैरह की देखें, 10.5 लाख करोड़ रुपया यूजुअली क्या होता है विपिन, उसका ना 5 to 6 टाइम्स इंपैक्ट पहुंचता है इकोनॉमी में। तो मतलब 50-60 लाख रुपया, करोड़ रुपए का इंपैक्ट पहुंचा। तो 9.5/10, रियल एस्टेट में 8.5/10। चलिए ठीक है, बुरे नहीं है ये मार्क्स। हर्ष जी कितने नंबर देंगे बजट को? रियल एस्टेट के हिसाब से आई एग्री विद अनुज, 8.5, 8.5 on 10. Otherwise, I would say 9 on 10 on the overall growth-oriented budget. It's a fantastic policy-oriented budget, and for the future of the country, जो points उन्होंने रखा है बजट में, जो growth areas रखा है, it's really important for the country. गोपाल जी कितने अंक आपकी तरफ से? 10 में से 9 दूंगा मैं कहूंगा कि चुनाव और इकोनॉमी दोनों को देखते हुए बजट बहुत बढ़िया है। चलिए, तो बड़े फ्लाइंग कलर्स में पास हो रहा है। 10 में से 9 आपने भी दे दिए। और राजन साहब, फाइनली रियल एस्टेट और ओवरऑल बजट पे क्या आपकी मार्किंग रहने वाली है? सर ओवरऑल में मैं भी 10 में से 9 दूंगा, लेकिन रियल एस्टेट में मैं, ये दोनों मेरे मित्र हैं उनसे सहमत नहीं हूँ। रियल एस्टेट में मैं 6 ही दूंगा, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा थी। जी उम्मीदें ज्यादा थी, उस हिसाब से थोड़ा कम हुआ। तो यहाँ राजन साहब ने थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, टाइट चेकिंग, टाइट मार्किंग कर दी। 6 से ज्यादा अंक नहीं दिए। बाकी के हमारे जो टीचर थे थोड़े लीनियंट हैं, तो उन्होंने 8.5 के आसपास अंक दे दिए। वेल, तो ओवरऑल इम्पैक्ट, चाहे वो आपके इनकम टैक्स से आए, चाहे जैसे कैपेक्स की हम बात कर रहे थे, इतना बड़ा, इतना ह्यूज पैसा, अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पर ही आना है। साल में आगे बढ़ेंगे तब हम चलेंगे। कुछ चैलेंजेस भी हैं, नो डाउट, इस समय इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड वाइड ही है, हमारे ऊपर भी वो आते हैं। लेकिन जो रफ्तार रियल एस्टेट ने पकड़ी है, मुझे लगता है कि वो रफ्तार कमोबेश रहेगी आगे, और यहाँ से चलते हुए कुछ और फैक्टर्स रहेंगे, इंटरेस्ट रेट वगैरह, जिससे कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन एक पुश तो देने वाला बजट ये है। रियल एस्टेट की मांगे बहुत थी, चलिए जो मिला वो सही। हर बजट में हर मांग पूरी हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उम्मीद हमारी हमेशा कायम रहती। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।